हैकर के अंदाज में आज आप लोगों को फिजिक्स का सेशन देखने को मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त भौतिकी का आज हम लोग सेशन लेकर के आए हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को पूर्ण जितने भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव का विशेष प्रकार से एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही खतरनाक अंदाज में, मिस्टर हैकर के अंदाज में। चलिए गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, आज का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित होता है। तो देखिए नियम से संबंधित परावर्तन के दो ही नियम है। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते, और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते। तो वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को देखिएगा तो दिख रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I बराबर होता है आर के। आई बराबर किसको होता है? आर के। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही धांसू अंदाज में। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश जो तरंग का उदाहरण है तो कौन सा तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर कोई दर्पण ले लीजिए, मान लेते हैं समतल दर्पण ले लीजिए, अवतल दर्पण ले लीजिए या उत्तल दर्पण ले लीजिए। यही 3 प्रकार के दर्पण के बारे में हम लोग विषय जानते हैं। तो कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, समतल दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु को रखिए, अवतल दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु को रखिए या उत्तर दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखिए, तो सीधा प्रतिबिंब होगा। सीधा प्रतिबिंब हमेशा, यहाँ देखिए एगो शब्द लगा हुआ है कि किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। तो देखिए समतल दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु को रखिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखिए तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में कंडीशन है। अवतल दर्पण में आप फोकस और ध्रुव के बीच में रखेगा तब ये सीधा बनेगा, बाकी उल्टा बनेगा। तो क्या केवल समतल में? नहीं। क्या केवल उत्तल में? नहीं। केवल अवतल में? नहीं। केवल उत्तल में नहीं। देखिए समतल में और उत्तल में, समतल और उत्तल में कहीं भी वस्तु को रख दे, समतल दर्पण के सामने कहीं भी रख दे या उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रख दे, हर कंडीशन में वस्तु का जब प्रतिबिंब होगा क्या बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल, समतल अथवा उत्तल। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? अगर प्रकाश की चाल सबसे अधिक की बात आ रहा है तो एगो याद रखिएगा, एक होता है निर्वात। निर्वात से सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल निर्वात में, उससे कम होता है वायु में, उससे कम होता है वायु में, उससे भी कम होता है वायु के बाद आपका आ जाएगा पानी से भी कम होता है शीशा, पानी से भी कम होता है शीशा, और सबसे कम होता है आपका हीरा, सबसे कम होता है हीरा। यहाँ पूछा है सबसे अधिक, आंसर देखेंगे क्या निर्वात है ऑप्शन में, तो अगर है तो हाँ ऑप्शन नंबर डी में है तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछ लेता सबसे कम तो आंसर हो जाता हीरा, सबसे कम और सबसे अधिक। लेकिन ऑप्शन को देखना होता है कि क्या जो हम खोज रहे हैं उस ऑप्शन में है। अगर मान लेते ऑप्शन में निर्वात नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता? वायु आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। एक लाइन का सीधे याद रखना कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पहले से, चलिए गौर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तेल लगा हुआ कागज होता है। तेल लगा जो कागज होता है, तेल लगा कागज पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? देखिए हवा जो होता है पारदर्शी, हवा पारदर्शी का उदाहरण होता है, कांच पारदर्शी का होता है, पानी पारदर्शी का होता है। अपारदर्शी की बात करें तो धातु का प्लेट, बोर्ड, ये सब अपारदर्शक होता है। और पारभासी की बात करें तो तेल लगा हुआ कागज, बटर पेपर, थीन पेपर, खून, धुआं, हल्का बादल और कुहासा, यह सब जो है आपका किसका उदाहरण हो जाता है? तो पारभासी का उदाहरण हो जाता है। हमसे पूछा तेल लगा हुआ कागज होता है तो तेल लगा हुआ कागज पारभासी होता है। कैसे होता है? पारभासी होता है। इस सबको देख लेना है एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन नियम है? तो पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या समतल भी बोल सकते हैं। दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से एक समतल दर्पण लीजिए, समतल दर्पण लीजिए, ये आ रहा है इसलिए इसका नाम होगा आपतित किरण, ये जा रहा है इसलिए इसका नाम होगा परावर्तित किरण। इस पर एक लंब डाल देंगे, इस पर क्या डाल देंगे?
चलिए गौर से देखिए आप लोग, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। और 6 का सी, हाँ वो 6 का सी, यस 6 का सी होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास हो रहा है। चलिए सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े। 7 क्या बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए 8 का कह रहा है समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो सब देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और सीधा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए क्या वास्तविक प्रतिबिंब होता नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में एक और बात याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी u होती है वह प्रतिबिंब की दूरी v के बराबर होता है, यानी u बराबर v होता है। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनती है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए कह रहा है अभिसारी। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित पुंज क्या होगा, तो इसका क्या हो जाता है, अभिसारी आंसर हो जाता है। इसको डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भी समतल दर्पण, किसी भी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो देखिए समतल दर्पण में आवर्धन में, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा समान आकार का बनता है। कैसे बनता है, समान आकार का बनता है। जहां प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा वहां आवर्धन का मान +1 होता है। तो समतल दर्पण में जो आवर्धन का मान होता है +1 होता है। वही अगर हम लोग बात करें कि अवतल दर्पण में, किसका, अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में जो आवर्धन का मान होता है 1 से बड़ा भी होता है, 1 से छोटा भी होता है और समान आकार का भी होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें उत्तल दर्पण में, किसमें बात करें, उत्तल दर्पण में, किसमें बात करें, अगर हम लोग उत्तल दर्पण में बात करें तो उत्तल दर्पण में जो, उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का मान होता है हमेशा 1 से छोटा होता है। किससे छोटा होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है, नहीं लेस देन। चलिए हमसे क्या पूछा है, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान, तो समतल दर्पण में +1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण द्वारा लंबवत आपतित होता है। कैसा आपतित होता है, लंबवत आपतित होता है। एक समतल दर्पण ले लेते हैं। चलिए समतल दर्पण बना लिए और लंबवत प्रकाश की किरण को आपतित कर देते हैं। किससे, कैसे कर देते हैं, लंबवत कर देते हैं। तो देखिए लंबवत में क्या होता है, जितना डिग्री से प्रकाश आता है उतना ही डिग्री से चला जाता है। ये बात तो हम जानते हैं प्रकाश की परिवर्तन दूसरे नियम में। लेकिन लंबवत में सीधे सीधे आता है। तो आपतित किरण, आपतित किरण जैसे इस प्रकार से देखिए, आपतित यहाँ जो अभिलंब होता है इस बीच में एंगल बनता है। यहाँ पे कोई थीटा डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बनता है। जब क्रॉस में आता है क्रॉस में जाता है। लेकिन लंबवत का बात करें तो सीधे आया और सीधे। तो आपतन कोण का मतलब होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। लेकिन जब लंबवत आएगा तो उसी रेखा पे आया, उसी रेखा पे चला गया तो एंगल 0 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है, तो आते समय भी 0 डिग्री का, तो जाते समय भी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्या हो जाएगा, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो परावर्तन कोण का मान 0 होगा। इस बात को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लंबवत कहे तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। किरणें के समूह को क्या कहते हैं, किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कहाँ है, किरण पुंज कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा इसका। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन, देखिए सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वो बहुत दूर है। और जब कभी भी बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आती है तो उसे हम लोग समांतर मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, समांतर मान के चलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, समांतर प्रकाश पुंज। सूर्य बहुत दूर है, सूर्य क्या है, हमसे सूर्य बहुत दूर है और पृथ्वी यहाँ है। तो सूर्य से जो प्रकाश आती है वह लगभग पृथ्वी पे समांतर आती है। कैसे आती है, समांतर आती है। तो समांतर का इसका उदाहरण हो जाता है। अभिसरित में क्या होता है, किसी एक बिंदु पे आकर के बहुत सारा प्रकाश मिलता है। और अपसरित में क्या हो जाता है, एक बिंदु से बहुत सारे प्रकाश फैलता है, बहुत सारे प्रकाश एक बिंदु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के गोलीय दर्पण के फोकसांतर, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर मतलब एफ, वक्रता त्रिज्या मतलब आर के बीच संबंध होता था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर बराबर 2f को फॉर्मूला होता है या एफ बराबर r/2, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, ठीक है।
फोकसांतर मतलब एफ, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए करा। तो अब चेक कीजिए क्या दिया हुआ है, क्या आर बराबर, यहाँ आर बरकरार होना चाहिए, आर बराबर 2f, आर बराबर 1 मिल गया, बस यही सही होगा, 1 मिल गया तो सही हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफ बराबर आर बराबर 2f, ये नहीं होगा, एफ बराबर आर बाई 2, यहाँ आर बराबर एफ बाई 2 नहीं होगा, आर बराबर 2f हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2 ये भी हो जाएगा, दोनों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, मेन ये याद रखना, ठीक है। ऑप्शन में फाइनल एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, फाइनल एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। चलिए चलिए गौर से देखिए, सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ठीक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण, किसी बिंब का, बिंब मतलब यहाँ वस्तु होगा, बिंब मतलब क्या हो जाएगा, वस्तु, प्रतिबिंब नहीं समझ लीजिएगा, करा किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब लिखा हुआ यानी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, दर्पण कौन बोला है, अवतल दर्पण बोला है। कुछ बातों पर फोकस करना है कि सबसे पहले फोकस करना है कि दर्पण कौन सा है, तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। वस्तु का है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है काल्पनिक बन रहा है, आभासी मतलब काल्पनिक बन रहा है। तो देखिए अवतल दर्पण में अवतल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे पी है, इसे दर्पण बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही सिचुएशन में बनता है, एक ही कंडीशन में बनता है, कब, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में, इस बीच में कहीं पर जब वस्तु को रखेंगे ना, इस बीच में कहीं वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये सब कंडीशन लागू होता है अवतल दर्पण में, एक ही बार, अवतल दर्पण में एक ही बार सीधा प्रतिबिंब बनता है, कब, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, करा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस बोले तो एफ, वक्रता केंद्र बोले तो सी, एफ और सी के बीच नहीं, एफ और सी के बीच में रखेंगे तो नहीं बनेगा। कह रहा है वक्रता केंद्र पर अगर सी पर ही रखते हैं तो प्रतिबिंब सी पर ही बन जाता है, तो इस केस में भी हो जाएगा नहीं। कह रहा है वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे मतलब वक्रता केंद्र से पीछे नहीं, वक्रता केंद्र से परे रखेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव, क्या कह रहा है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा होता है। तो गौर से देख लीजिए, सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा मतलब काल्पनिक, और उल्टा मतलब वास्तविक। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, क्या अवतल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, लेंस का होता है। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी है तो इसमें लेंस का प्रयोग होगा, आपको लोगों को कुछ बात याद रखना, किसका प्रयोग होगा, लेंस का। तो दर्पण वाला पहले ही कट जाएगा, दर्पण वाला पहले ही कट जाएगा। अब आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। तो जो लेंस का प्रयोग होता है उसको किस लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आप लोगों के बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो दर्पण वाला तो ऐसे ही कट गया। तो आप लोगों को ऑप्शन इलिमिनेट करना, छांटना सबसे बेहतर। अगर समझ में नहीं आया तो पहले छांटे कि कौन कौन नहीं होगा, और तब देखिए जो कट गया उसके बाद देखिए कि कौन होगा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन में। कर हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो गौर से, हजामत मतलब सैलून में, हजामत मतलब सैलून में जो दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के और कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, सोलर कुकर में, वाहनों के हेडलाइट सर्च लाइट में, टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में, डॉक्टरों द्वारा रोगी गले आंख का नाक की जांच करने में, इन सब चीजों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट, ये भी अवतले दर्पण का उपयोग है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो यह भी कैसन होता है, अवतले होता है, यह भी अवतले के उपयोग में आ जाता है। सर्च लाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ मतलब दांत का जो डॉक्टर होता है, विशेषज्ञ होता है, किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो दंत विशेषज्ञ भी जो होता है वह भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्यों करता है, ताकि दांत में किसी तरह के कोई बैक्टीरिया वायरस मुंह में दांत में जो खराबी आया तो उसको देखने के लिए तो एक लेंस दर्पण लगा करके देखता है कि किस हिसाब से अंदर के दांतों को पता करने के लिए तो डॉक्टर क्या लगाता है, अवतल दर्पण लगाता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आगे देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब नहीं समझ लीजिएगा, बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर, वस्तु किसी, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, एक अवतल दर्पण ले लीजिए, और कह रहा है बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, यानी कि एक वस्तु को एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो हमको निर्धारित करने के लिए जो प्रयोग कर रहा है उसको मापने की, क्या मापने की जरूरत होता है, तो देखिए दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, तो जैसे कि फोकस दूरी नापना है तो दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी को मान लेते हैं, यहाँ पर्दा लगा दिए तो दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी मापा जाता है। क्या मापा जाता है, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को मापा जाता है। चलिए गौर से देखिए, करा यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, आवर्धन ऋणात्मक हो मतलब एम का मान माइनस में हो, एम का मान किस में हो, माइनस में हो, यानी निगेटिव हो। तो देखिए एम का मान जो निगेटिव होता है तो प्रतिबिंब की बात करें, इमेज की बात करें तो इमेज होता है वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक। तो बोला है आवर्धन का मान, आवर्धन मतलब एम का मान क्या है, निगेटिव है। जब निगेटिव है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक होगी, और वास्तविक का मतलब होता है उल्टा, क्या होगा, वास्तविक होगी। और अगर यहीं पे आपसे पूछ ले पॉजिटिव, क्या एम का मान प्लस होगा तब होता वास्तव, तब क्या हो जाता, आभासी और सीधा हो जाता। क्या हो जाता, आभासी। देखिए वास्तविक के साथ कभी भी सीधा नहीं होता, वास्तविक के साथ कभी भी सीधा नहीं होता, वास्तविक के साथ क्या होता है, उल्टा होता है। और आभासी के साथ सीधा होता है, आभासी के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता है। ये बात तो याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हुआ, चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए आप लोग, सभी लोग लाइक कर दीजिए, इतने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए एक मर्तबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या बोले तो आर, आर बराबर आपको दिया 32 सेंटीमीटर। अब इसके आगे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा वह डिसीजन होगा दर्पण के हिसाब से। अगर दर्पण उत्तल है, दर्पण क्या है, उत्तल है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, प्लस। अगर दर्पण अवतल रहता तो इसके आगे क्या लगाते, माइनस लगाते। हमसे क्या पूछा हुआ, फोकस दूरी, क्या पूछा गया, फोकस दूरी मतलब एफ, क्या पूछा गया, फोकस दूरी मतलब एफ, एफ बराबर होता है आर बाई टू, एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू, आर बराबर 2 मतलब 32/2 यानी कि 16, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, अगर आपको वक्रता त्रिज्या दिया हो और फोकस दूरी निकाले तो इसका जस्ट सीधे आधा कर देना, क्या कर देना है, आधा आंसर होगा। क्या होगा, आधा, तो सीधे 16 हो जाता। अगर मान लेते हैं हाँ -16 भी दिया हुआ है तो -16 कब होता है, जब दर्पण अवतल होता है, दर्पण अवतल होता है -16 हो जाता है, और दर्पण उत्तल है इसलिए +16 हो जाएगा। तो प्लस माइनस का गेम को देखना है कि प्लस और माइनस डिसाइड होगा दर्पण के हिसाब से कि कौन से दर्पण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण का उपयोग पश्य दृश्य दर्पण के रूप में, यानी पीछे देखने के लिए, यह नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, पीछे देखने के लिए
पीछे देखने के लिए मोटरसाइकिल में, बस में, ट्रक में देखे हैं बगल में वो आईना लगा है, तो वह जो आईना, उसी के बारे में पूछ रहा है कि वह जो आईना लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है। कैसे बनता है? सीधा बनता है। उसके बाद सीधा बनता है तो कैसे होगा? वास्तविक की काल्पनिक होगा? तो काल्पनिक होगा। कैसे होगा? काल्पनिक होगा। और छोटा बनता है। कैसे बनता है? छोटा बनता है। यह सब उत्तल दर्पण के बारे में याद रखना है। तो किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्या है? पीछे देखने के लिए। कभी कभी पूछ लेता है क्यों, तो यही सब रीजन लिखा जाता है। कार्तिक तल चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या कह रहा है? कार्तिकीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब मतलब वस्तु की दूरी कहाँ से ली जाती है? देखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण में जो कोई भी दूरी मापा जाएगा, कोई भी दूरी, वस्तु की दूरी, चाहे फोकस दूरी, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, कोई भी दूरी मापा जाएगा ध्रुव से। कहाँ से? ध्रुव से। तो दर्पण में एक होता है ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, जो यहाँ पे होता है। तो कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। ध्रुव मतलब पोल, पोल मतलब पी। ठीक है, तो कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ क्या पूछा? वो तो पूछा ही नहीं। करा बिंब की दूरी ली जाती है। कौन से दर्पण बोला है? करा नई कार्तिकीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब मतलब वस्तु की दूरी। अच्छा हाँ, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं। यू के आगे हमेशा माइनस लगाते हैं। यू के आगे हमेशा क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा ऋणात्मक। वस्तु की दूरी यू हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो माइनस में होगा, और प्रतिबिंब काल्पनिक है तो प्लस में होगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बात करें दर्पण की, तो एगो बना लेते हैं अवतल दर्पण, एगो हम लोग बना लेते हैं उत्तल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण ये देखिए यहाँ पे पी होता है, तो यहाँ से इधर वाला जो दूरी होता है ना, यह माइनस में होता है, और इधर वाला होता है सो प्लस में होता है। तो बोला धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी? उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमसे क्या पूछा? धनात्मक मतलब उत्तल। धनात्मक मतलब उत्तल। किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसी कार के अग्रदीप मतलब हेडलाइट, अग्रदीप मतलब हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण। तो हेडलाइट में बताइए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है समतल देखिए, फोकस दूरी उसका निकलेगा जो कर्व होगा। जैसे कि उत्तल दर्पण इस प्रकार का होगा, अवतल दर्पण इस साइज का होगा, तो इसका ना फोकस दूरी निकलेगा जी। समतल दर्पण तो सीधा सीधा होता है, इसमें फोकस दूरी कहाँ से निकलेगा? तो इसलिए इसका फोकस दूरी अनंत माना जाता है। क्या माना जाता है? अनंत माना जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या माना जाता है? अनंत माना जाता है। इंपोर्टेंट पूछता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और उल्टा रहेगा तो वास्तविक आएगा, और तथा क्या हो रहा है? समान आकार का, साइज समान। तो देखिए, अवतल दर्पण पूछा है। कौन सा दर्पण पूछा है? अवतल दर्पण। तो एगो अवतल दर्पण बना लीजिए। वो क्या बना लीजिए? एक अवतल दर्पण बना लीजिए। अवतल दर्पण में यहाँ सी ले लीजिए, यहाँ एफ ले लीजिए, और यहाँ पे पी ले लीजिए। इसको कलर कर लीजिए, तब यह अवतल दर्पण कहलाएगा। अब हमसे पूछा है कि वस्तु को कहाँ रखे कि उल्टा, वास्तविक और समान आकार का। तो देखिए, अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सी पे रखते हैं, तो सी पे ही प्रतिबिंब बनता है। उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, और समान आकार का बनता है। सी मतलब वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र पे जब वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। चलिए, वक्रता केंद्र कहाँ है? या देखिए सी में लिखल है। कहाँ है? सी को गौर से देखिएगा तो ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? वक्रता केंद्र लिखल है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? हजामती दर्पण का उपयोग, और हजामती दर्पण में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? कह रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ वक्रता त्रिज्या यानी आर, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? यानी एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2। अगर यह नहीं याद है तो इसी को तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 2 को यहाँ ले जाएंगे तो r बराबर हो जाएगा 2f। देखिए अभी दोनों में से कोनो ए को दिले होगा, दोनों में से क्या दिया हुआ है? कोनो ए को दिया हुआ, देख लीजिए r बराबर 2f हमको यहाँ दिख रहा है, हमको दिख रहा है बी में क्या दिख रहा है? r बराबर 2f दिख रहा है। कोई एक ही रिलेशन दिया रहेगा, दोनों नहीं देगा। उत्तल दर्पण बना उत्तल दर्पण में तो काल्पनिक के प्रतिबिंब बनता है, बात हम पहले से जानते आ रहे हैं। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो बताइए उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो अभी थोड़ा देर पहले बताया काल्पनिक के साथ उल्टा होगा कि सीधा? काल्पनिक के साथ होगा सीधा। कैसन होगा? सीधा होगा। सीधा के साथ साथ कैसन होगा? छोटा होगा। छोटा होगा किसमें? दर्पण उत्तल है इसलिए छोटा होगा। उत्तल है इसलिए क्या होगा? छोटा होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा ही बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा और छोटा। देखिए कहीं लिखा हुआ है सीधा और छोटा, हाँ याद लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है? बी में सीधा और छोटा लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी सी में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है। आप लोग बताइए 30 के सी। अभी आप लोग 30 पे पीछे ही चल रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। चलिए गौर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए छोटा तो बनता है अवतल में भी, छोटा तो अवतल में भी बनता है, लेकिन क्या अवतल में हमेशा छोटा बनता है? अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अवतल में समान आकार का भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। वो डिसाइड होता है कि वस्तु का कहाँ रखा गया उसके हिसाब से प्रतिबिंब। लेकिन अगर आप उत्तल दर्पण की बात करें, किस दर्पण की बात करें? उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहीं रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ कहीं भी रखिए, इसका जब भी प्रतिबिंब बनेगा इसके फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा और कैसन बनेगा? छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसन प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण देखिए अवतल दर्पण पूछे तो इसकी फोकस दूरी यानी एफ की बात करें तो यह होती है निगेटिव। क्या होती है? निगेटिव। अगर आपसे पूछ ले उत्तल दर्पण, कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की छोटका एफ मतलब फोकस दूरी यह होती है आपकी पॉजिटिव। उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की निगेटिव होती है। इस बात को याद रखना है। हमसे क्या पूछा है? अवतल दर्पण पूछा है, तो अवतल दर्पण की होती है निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव होती है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। एक हम कोई गोलीय दर्पण ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अवतल दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। अब यह जो अवतल दर्पण है तो कह रहा परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास, अगर यहाँ से हम लोग यहाँ को मिला दे, इससे इसको क्या कर दे? मिला दे। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? तो इसे हम लोग बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक बोलते हैं। मुख्य फोकस बोलते नहीं, फोकस तो इधर वाला होता है, फोकस का बात तो इसमें होता है। वक्रता त्रिज्या भी मुख्य अक्ष पे होता है, प्रधान वक्रता त्रिज्या प्रधान अक्ष, दोनों लगभग बराबर होता है, मुख्य फोकस इसी बीच में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u खोज लीजिए, कहीं ना कहीं होगा, या नहीं तो इसे लिखल होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए कहाँ 1, अच्छा इस साइड लिखा हुआ तो 1/, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको देख लीजिए। अच्छा कोनों को भी देख सकते हैं, चेक कर लेना है, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, प्लस वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस वाला को तो इसे ही काट देना है, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1/f बराबर 1/v
1/u प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें तो कह रहा है दर्पण दर्पण का सूत्र होगा, दर्पण का सूत्र होगा। देखिए इसमें नहीं होगा, पूछना चाहिए क्या होना चाहिए। देखिए 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, यहाँ भी लिखा हुआ है, ये माइनस वाला नहीं होगा। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, आगे लिखे चाहे पीछे लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u यहाँ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तीन एक ही जैसा लिख दिया हुआ है। इसमें पूछना चाहिए दर्पण का सूत्र नहीं है, क्या पूछना चाहिए, नहीं है, तो जाकर के क्या हो जाता, 20 का राइट आंसर हो जाता है। इसे आप लोग जानते हैं दर्पण सूत्र क्या, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, या नहीं तो लिखा जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं होता है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, देखिए कौन सा दर्पण बोला है, गोलीय दर्पण बोला है। यहाँ प्लस 20 सेंटीमीटर लगा है, कौन सेंटीमीटर लगा है, प्लस 20 सेंटीमीटर लगा है। प्लस का मतलब ही होता है कि यह जो दर्पण होगा उत्तल होगा, क्या होगा, उत्तल। प्लस लगा करके इंडिकेट कर देता है कि उत्तल है। हम गोलीय दर्पण कैसा होगा, प्लस है तो उत्तल होगा भाई, प्लस है तो कैसा होगा, उत्तल होगा। बातें हटाइए, प्लस है तो उत्तल होगा, वही पूछ लिया हम तो, कुछ और पूछा होगा, ऑप्शन देखे नहीं थे, क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, बताइए। फोकस दूरी माइनस किसका होता है, माइनस फोकस दूरी किसका होता है, तो अवतल का, किसका, अवतल का। अवतल दर्पण की जो होती है फोकस दूरी स्मॉल एफ क्या होती है, निगेटिव होती है, क्या होती है, हमसे पूछा है अनुपात के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो कहाँ गया अवतल, यह है अवतल, देखिए गौर से देखिए बी में अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के सामने आवर्धित, अवतल दर्पण के सामने आवर्धित, आवर्धित का मतलब हो जाएगा बड़ा, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, आवर्धित यानी बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना है भाई। अगर दर्पण अवतल दिले है, दर्पण अवतल दिले और अवतल में काल्पनिक एक ही बार बनता है, वह कौन सी कंडीशन है, तो उस कंडीशन का नाम होता है कि जब अवतल दर्पण में आप वस्तु को फोकस और पी यानी ध्रुव के बीच में रखिएगा। बाकी सबको अगर भूल गए, केवल अगर इसे याद रखते हैं आप लोग, काल्पनिक याद रखिएगा और अवतल याद रखिएगा। अवतल दर्पण दिले है, काल्पनिक प्रतिबिंब दिले, मतलब समझ जाइए कि वस्तु और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रखेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तभी अवतल दर्पण में काल्पनिक बनेगा। बाकी इधर कहीं रखेंगे तो काल्पनिक नहीं बनेगा, छोटा बने बड़ा बने वो अलग विषय है, लेकिन काल्पनिक नहीं बनेगा। तो देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, वक्रता केंद्र यानी कि पी और एफ, या देखिए वक्रता केंद्र का है होगा जी, फोकस और ध्रुव न होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में, किसके बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी, देखिए आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी मतलब काल्पनिक, इस बात को याद रखना है। किस दर्पण का नाम पूछ रहा है, किस दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। भाई तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में तो बनबे करता है, हम लोग जानबे करते हैं। उत्तल दर्पण में तो बनबे करता है, हमेशा बनता है। समतल और उत्तल में तो हमेशा बनता है। लेकिन अभी न बताए एक कंडीशन, अभी बताए हैं कि अवतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, यानी कि अवतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो अलग बात है कि एक ही बार बनता है, लेकिन बनता तो तीनों में, समतल में हमेशा बनता है, उत्तल में हमेशा बनता है, लेकिन अवतल में भी बनता है, लेकिन एक ही बार बनता है। तो हम बोला किस दर्पण में बनता है, भाई सब दर्पण में बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। देखिए क्या दर्पण बोला है, पूछ रहा है अवतल दर्पण की वक्रता दीजिए। देखिए फोकस दूरी दे दिले है और दर्पण के नाम दे दिले है, तो जैसे अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में जाएगा, तो माइनस 20 सेंटीमीटर लिखेंगे हम, 20 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा वक्रता त्रिज्या आर पूछा है, क्या पूछा है, आर। तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, किससे गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस
40 सेंटीमीटर। वक्रता दिशा क्या हो जाएगा -40। अच्छा देखिए माइनस वाला ऑप्शन है ना, देखिए एक बार 40 दिया है ना, एक बार इसको -40 देना चाहिए। क्या देना चाहिए? -40। अब इक्के को 40 है तो अलग बात है कि ये आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 40 भी रहे और -40 भी रहे तो एक बार +40 एक बार -40 तब मजा आएगा ऑप्शन में। यहाँ तो एक ही दिया है तो एक ही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस के साथ नहीं दे ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दे ले रहे हैं तो हम लोग दर्पण के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। अभी ना बोले हैं डॉक्टर द्वारा गले, आंख, कान, नाक की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कौन से दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण में आवर्धन, उत्तल दर्पण दिया, कौन दर्पण दिया हुआ है? क्वेश्चन को गौर से पढ़ना और आवर्धन दे ले। आवर्धन का महत्व मान क्या होता है? तो भाई उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है एक, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है। कैसे बनता है? छोटा बनता है। और जब प्रतिबिंब जिसमें छोटा बनेगा उसमें आवर्धन का मान भी छोटा होगा। किससे छोटा होगा? डिसीजन एक से होगा, या तो एक से छोटा होगा या एक से बड़ा होगा, या प्रतिबिंब का या आवर्धन का मान एक होगा। दो ही प्रकार के आवर्धन के मान हो सकता है, या तो एक होगा या तो एक से बड़ा होगा या तो एक से छोटा होगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा होता है। अब क्या पूछा है देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है एक, दो तो नहीं होता है भाई। एक तो समतल दर्पण को होता है एक से छोटा, 1/2 मतलब 0.5। देखिए ना कितने अच्छा से लिख दे, 0.5 लिखना चाहिए ना, एक से छोटा हुआ ना जी, आधा एक से छोटा है, अनंत नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, ऑप्शन अच्छा है। 1.1/2 दे दिया हुआ, बच्चा को लगेगा ये क्या दे दिया। तो अच्छा क्वेश्चन है। अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस देखिए यहाँ लेंस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? लेंस दिया हुआ। लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है छोटा। कैसे प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल लेंस इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का अवतल लेंस होगा, ठीक है। बीच में प्रकाशीय केंद्र होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा बताइए सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? सीधा बनता है। सीधा के बाद वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है? भाई छोटा बना, सीधा बना। सीधा मतलब काल्पनिक, सीधा मतलब काल्पनिक बनता है। इसका बात याद रखना है। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। अब देखिए जो पूछा जवाब दे दिए। पूछा है कि अच्छा हाँ तो सब बात दे हैं। देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो छोटा, सीधा, आभासी, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। हम लोग सारे को ऑप्शन कोई नहीं देख रहे थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, जो बात लिखे वही बात तो लिखा हुआ है वहां पे। यदि अवतल दर्पण का निचला, अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाता है, अवतल दर्पण का नीचे का आधा भाग, ई भाग ध्वस्त हो गया, भाग क्या हो गया? टूट गया। तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब सीधा बनेगा? नहीं, सीधा सीधा या उल्टा बन रहा है इसके लिए तो कंडीशन मायने रखता है ना कि वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। आधा बनेगा, आधा उधा वाला बात नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? कम तीव्रता से बनेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम तीव्रता से बनेगा। इसे याद रखिएगा आप लोग, डायरेक्ट याद रखिएगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर। क्या दर्पण का बात है? हाँ दर्पण का बात है, अवतल दर्पण। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। भले ही ऑप्शन जो, लेकिन अगर फोकस दूरी 10 दिले तो एक बराबर 10 लिखेंगे। और उसके बाद देखेंगे दर्पण क्या है, तो अवतल है तो माइनस लगाएंगे, उत्तल रहता तो प्लस लगाते। आगे बात बाद में होगा, पहले तो लिख लीजिए। उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान होगा। अच्छा बताइए इसका जो एम का मान, आवर्धन मतलब एम का मान, एम का मान को प्लस में लाना है। एम के मान को किस में लाना है? प्लस में लाना है। प्लस में कब आएगा भाई? एम के मान प्लस में कब आएगा? तो गौर से देखिए। एक अवतल दर्पण बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिए। तो आवर्धन के मान, आवर्धन के मान को एक क्या बोल रहा है? आवर्धन उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। तो देखिए आवर्धन के मान धनात्मक कब होता है? जब प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब जो होता है ना काल्पनिक होता है।
यह कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तब m का मान प्लस में होगा। हमसे बोला है कि m के मान प्लस, इसका मतलब, और दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण में तो काल्पनिक प्रतिबिंब एक बार बनता है। कब? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब। तो मान लेते हैं यहाँ वस्तु को रखेंगे तो जो प्रतिबिंब, अच्छा उसके बाद फोकस दूरी आपका दिए हुआ है, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितने है 10 सेंटीमीटर। तो दूसरी बात देखिए कि प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब आवर्धन के मान प्लस में, आवर्धन के मान किस में प्लस में, तो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक का, काल्पनिक बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। अच्छा दर्पण के पीछे बनेगा तो देख लीजिए डायरेक्ट आंसर रेंज दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर से अधिक, 20 सेंटीमीटर से अधिक या 10 सेंटीमीटर से कम। तो देखिए इधर तो बनेगा नहीं, बनेगा तो इधर प्रतिबिंब बनेगा और इधर बनेगा तो P से दूरी को मापा जाता है तो इधर का रेंज तो कोई पता ही नहीं है। तो 10 के आसपास में जितना ये दूरी है ना इसके आसपास में ही बन जाता है, जितना फोकस दूरी होता है इसके पीछे के आसपास में ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से कम। क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से। डायरेक्ट ऑप्शन नहीं निकालना, डायरेक्ट मतलब वैल्यू नहीं निकालना है, क्या करना है रेंज, रेंज के बात है। चलिए गौर से देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोकस, फोकस से ध्रुव की ओर। अच्छा गौर से देख लीजिए, दर्पण, दर्पण को पहले पढ़ लीजिए, कौन दर्पण है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बना लीजिए, एक अवतल दर्पण बना लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप याद रट के याद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इसका P है, यहाँ पे इसका F है और यहाँ पे इसका C है। अब देखिए क्या कर रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, फोकस से ध्रुव की ओर जाना है, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा। तो फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तो आवर्धन के मान प्लस होगा। जैसे कि फोकस से जैसे इधर जाएंगे तो फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, सॉरी वास्तविक नहीं बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसे बनेगा काल्पनिक बना। जैसे काल्पनिक बनेगा तो आवर्धन के मान क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब देख लीजिए क्या कर रहा है, तो आवर्धन के मान बढ़ेगा कि घटेगा, तो भाई बढ़ेगा ना, प्लस हुआ मतलब बढ़ा। तो फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे, फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तो आवर्धन के मान बढ़ेगा, आवर्धन के मान क्या हो जाएगा बढ़ेगा, यानी कि प्लस में आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे रटा नहीं जा सकता, इस कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चीटी, फिर से वही बात है, फिर से उसी हिसाब से एक चित्र बनाइए। एक अवतल दर्पण बनाइए और ये हुआ प्रधान अक्ष, यहाँ पे हो गया आपका P और यहाँ पे मान C, यहाँ पे F ले लीजिए। इस पूरे को बोलेंगे प्रधान अक्ष, पूरे को क्या बोलेंगे प्रधान अक्ष। बोला प्रधान अक्ष पर चलती चीटी का प्रतिबिंब, चलती चीटी का, इस पर कोई चीटी चल रहा है, चीटी का प्रतिबिंब सीधा है। तो बताइए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में चीटी का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, इसका मतलब पीछे बन रहा है, सीधा मतलब पीछे बन रहा है, सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, मतलब प्रतिबिंब बढ़ रहा है, प्रतिबिंब क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो चीटी की गति किस दिशा में होगी भाई, प्रतिबिंब जैसी ही बोला है, प्रतिबिंब सीधा मतलब काल्पनिक है, सीधा मतलब काल्पनिक है, अब बढ़ ही रहा है, इसका मतलब चीटी जो है ना ये दर्पण की दिशा में जा रहा है। चीटी किधर जा रहा है इनने से इनने जा रहा है, मतलब ध्रुव की ओर जा रहा है चीटी, तभी ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तभी ना प्रतिबिंब बढ़ रहा है। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, करा फोकस से वक्रता केंद्र, फोकस से वक्रता केंद्र इनने होता है तो इनने जा रहा है, इनने जाएगा तो नहीं ना, इनने जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इनने जाएगा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा तब सीधा, वहां सीधा लिख ना, सीधा लिख करके कह दिया कि काल्पनिक, सीधा मतलब काल्पनिक कह दिया। करा फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, हाँ सही बात बोल रहा है, फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तब ना सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला है ध्रुव से फोकस की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर जाएगा, इनने इनने जाएगा तो कहां से सीधा बनेगा, इनने आएगा तब सीधा बनेगा। तो राइट आंसर आपका बी हो गया। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है भाई, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। हाँ देखिए अवतल दर्पण में वो गुण होता है, अवतल दर्पण में बहुत अच्छा गुण होता है, देख लीजिए इसका फोकस है। अवतल दर्पण में गुण है कि अवतल दर्पण में अगर कोई भी किरणें प्रकाश सीधा आएगा, मुख्य अक्ष सीधा आएगा तब फोकस से जाएगा,
नीचे से जाएगा तो यो फोकस है, ऊपर से आएगा तो यो फोकस है। तो बहुत सारे किरणों को एक जगह पे एकत्रित करता है, एक जगह पे क्या करता है, एकत्रित करता है, इसलिए इसे बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। यही बात तो पूछा है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अभिसारी। अभिसारी। तो ये अपसारी क्या होता है, उत्तल और अवतल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी बिंब, बिंब मतलब वस्तु, बिंब से प्रतिबिंब का फीलिंग नहीं लाना है, ये कंफ्यूजन है। ये है क्या, वस्तु है, बिंब मतलब वस्तु। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज समान आकार का प्राप्त हो करने हेतु, बिंब मतलब वस्तु को उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के सामने कहा। अच्छा यहाँ लेंस दे दिया, दर्पण नहीं है, क्या है, लेंस है। तो उत्तल लेंस बनाइए, उत्तल लेंस बनाइए। यहाँ पे F1 F2 C2 C1। लेंस में समान आकार का अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो लेंस में भी वस्तु को आपको वक्रता केंद्र पे रखना होगा। कहाँ पे रखना होगा, वक्रता केंद्र पे। जब वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही जाके बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे रखेंगे, मतलब यहाँ पे वक्रता केंद्र, इस वाले वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु को रखेंगे तो इस वाले वक्रता केंद्र पे आके प्रतिबिंब बनेगा। इधर रखेंगे तो लेंस में उस साइड प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा इसलिए वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा इसलिए वास्तविक होगा। और दूसरी बात कि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार जो होगा समान होगा। क्या होगा, समान आकार के होगा। चलिए पूछा क्या है, समान सामने कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए, तो वक्रता केंद्र पे रखा जाए। कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे। यानी कि कभी कभी देखिए C1 पे रखेंगे तो कहाँ पे जाके बनेगा, C2 पे बनेगा। C1 को कभी कभी 2F1 भी लिख देता है और C2 को 2F2 भी लिख सकता है। ठीक है, ये F होता है, F इसकी दूरी बराबर होती है, तो इसको ये F1 है तो इसको 2F1 नहीं लिख सकते हैं, इसकी दूरी बराबर होती है तो इसे ये F2 है तो इसे 2F2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों में, ये भी ऑप्शन में हो सकता है कंफ्यूजन करने के लिए। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा किनारे में पतला। डिफिनेशन पूछ रहा है, उत्तल लेंस बीच की सतह मोटी या किनारे की सतह पतली। देखिए क्या ये लिखा हुआ है, सभी जगह समान नहीं, सभी जगह समान कहाँ से होगा भाई, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा। किनारे पर मोटा होता है क्या, नहीं, किनारे की अपेक्षा बीच में, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो यही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए लेंस पूछ रहा है, दर्पण नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेंस पूछ रहा है, और काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल। देखिए अवतल इस प्रकार का जो साइज होता है ये अवतल लेंस का होता है, और इसमें केवल कैसन प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। दूसरी बात सीधा बनता है, काल्पनिक बनेगा तो कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। और उसके अलावा एक और फैक्ट याद रखना है, छोटा बनता है। कैसे बनता है, छोटा बनता है। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, क्या पूछा, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक एंगस्ट्रम, एक के पावर 0, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रम। ठीक है, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, डायरेक्ट याद रखना है, 10 के पावर -10 मीटर। कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। ये डायरेक्ट वैल्यू है, इसे याद रखना है। सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर 10 मीटर, -10 मीटर सॉरी। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। इससे ही लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर 5, यहाँ मीटर है तो इसे क्या लगा सकते हैं, किलोमीटर। तो 3 को 0 कट जाएगा, 3 को 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी को एक और तरीका से लिखा जा सकता है, 3 पर 5 को 0, 5 10 के पावर 5 है तो 5 को 0, 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी 3 × 10 के पावर बोले या 3 लाख बोले, क्या बोले,
3 लाख, लाख में बोलेंगे तो किलोमीटर लगा के, क्या लगा के, किलोमीटर लगा के, पावर अगर मीटर है तो पावर में लगा के, ठीक है। इसे 3 गुने 10 के पावर, आपके एग्जाम में यही रहेगा, ठीक है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर नहीं, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस दिले है तो प्लस 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस दिले है तो प्लस 20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस दिले रहता था माइनस 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता पी कितनी होगी? देखिए बहुत आसान ट्रिक बता रहे हैं, धांसू ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। जो दिया रहा है, जो वैल्यू दिया रहा है उसमें गुना करना, कितना से गुना करे कि 100, 20 में कितना से गुना करे बताइए कि 100 आ जाए, कितना से गुना करे 20 में, तो अगर हम 5 से गुना कर देते भरवली 20 पंचे 100, तो आंसर होगा 5 वाला। आंसर क्या होगा? 5 वाला। तो 2 वाला को पहले काटिए, इस ऑप्शन के जगह पे एक बार -5 ले लीजिए, इस ऑप्शन के जगह पे क्या लीजिए, -5D ले लीजिए। अब कन्फ्यूजन होगा कि +5 वाला कि माइनस। देखिए अगर ऑप्शन 20 रहे तो यहाँ जो भी फोकस दूरी दे ले रहे उसमें देखना है कि कितना से गुना करे कि 100 पुर जाए। तो 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100 पुर जाएगा, तो आंसर का 5 होगा। यहाँ एक को दिया था तो एक आंसर हो जाएगा, लेकिन +5 होगा कि -5 होगा यह डिसाइड होगा लेंस से। किससे डिसाइड होगा? लेंस से। अगर लेंस उत्तल है, लेंस क्या है, तो प्लस वाला आंसर होगा, अगर लेंस अवतल है तो माइनस वाला आंसर होगा। हो सकता है कि यहाँ पे 20 न दे करके आपसे दे दे कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्या है? 25 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो 25 चौका 100, क्या 25 में कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो आंसर 4 होगा। लेकिन प्लस में कि माइनस में, वह डिपेंड करेगा कि लेंस कौन सा है। उत्तल रहेगा तो प्लस में और अवतल रहेगा तो माइनस में। याद रखना, बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। कौन सा लेंस? लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। लेंस देखिए, एक अवतल लेंस देखिए, अवतल लेंस में होता है क्या है कि जब किरणें आती है फैल जाती है, जब किरणें आती है तो क्या हो जाती है? फैलती हुई प्रतीत होती है। जो फैलती हुई प्रतीत होगा ना उसी को हम लोग बोलते हैं अपसारी। तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। इन निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, चलिए अधिकतम पूछा है। सबसे पहले निर्वात, निर्वात से कम वायु, वायु से कम पानी, पानी से कम कांच, कांच से कम हीरा। ऐसे बहुत होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या पूछा है कि सबसे अधिकतम होती है निर्वात। क्या निर्वात ऑप्शन में है? निर्वात ऑप्शन में नहीं है, तो क्या अब इसमें टिक लगा सकते हैं? ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो अब वायु को खोजिए। वायु है क्या? वायु या ना है हवा, हवा हो जाएगा। अगर मान लेते हवा भी नहीं रहता तो पानी। अगर सबसे कम पूछता तो हीरा। ठीक, जैसे निर्वात नहीं दिया, अगर हीरा को गायब कर दे ऑप्शन से तब कांच। ठीक है, इस प्रकार से याद रहना चाहिए। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक अधिक होता है। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का या हीरा का? देखिए, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा, तो किसमें प्रकाश की चाल कम है? हीरा में। तो जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा उसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक होगा। जिसमें चाल कम उसका अपवर्तनांक अधिक, जिसमें चाल अधिक उसका अपवर्तनांक कम। तो अब यहाँ देखिए, बताइए इसमें किसमें प्रकाश की चाल कम होगा? हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगा, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। कितना होगा? तो 2.42। इससे अधिक किसी का अपवर्तनांक नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। किसमें कौन सा लेंस का आवर्धन होता है?
क्या पूछा है? लेंस का आवर्धन एम का फॉर्मूला होता है एम बराबर वी बाई यू, और लेंस में पूछा है तो सीधे वी बाई यू। अगर दर्पण में पूछता था माइनस वी बाई यू, लेंस में पूछा था सीधे वी बाई यू। देखिए कहाँ लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ। ये बात याद रखना है, लेंस में पूछेगा तो सीधे वी बाई यू, अगर दर्पण में पूछेगा तो माइनस वी बाई यू। इंपॉर्टेंट है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में निर्वात की अपेक्षा किस में ज्यादा होगा? वायु में कि निर्वात में? निर्वात में ज्यादा होगा, इसका मतलब वायु में कम होगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम। क्या होती है? कम। वायु में कम होती है और निर्वात में अधिकतम होती है। ठीक है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, हवा में अलग होगा, पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा। तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। पानी में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, हवा में जैसे पानी में 3 लाख किलोमीटर, हवा में 3 लाख किलोमीटर, पानी में 2,25,000 किलोमीटर, कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड में हो रहा है। ये सब बात होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। समान नहीं हो सकती है। एक समान कैसे हो जाएगा? अलग अलग में अलग। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। आप नदी किनारे, तालाब किनारे जाइएगा, तालाब में पानी भरल रहेगा, और आप यहाँ से देखिएगा, आप यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिएगा, तो आपको लगेगा कि जैसे मान लीजिए इसमें कुछ सिक्का फेंक दिया, कोई चीज है, तो ये जो नदी का जो तल है या तालाब का जो तल है आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? थोड़ा ऊपर, वास्तविक आकार से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह किसके कारण होता है? तो यह होता है आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? यह से क्वेश्चन बनता है कि पानी के गिलास में अगर हम किसी पेंसिल को डालेंगे तो पेंसिल जो होता है वह भी मुड़ा हुआ दिखाई देता है, यह भी अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, यह भी अपवर्तन के कारण। यह सब एग्जाम्पल याद रखना है। चाहे पानी के गिलास ले लेते हैं, और गिलास का जो तल होगा वो भी उठा हुआ दिखाई देगा। अगर इसमें हम लोग पानी डाल दे तो, या गिलास में एक सिक्का को डाल दे तो सिक्का भी उठा हुआ दिखाई देगा। यह भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या, कोई भी लेंस बना लेते हैं, ये उत्तल लेंस बना लेते हैं, तो एगो फोकस आई साइड होगा, एगो फोकस आई साइड होगा, तो दूगो, कैगो? दूगो। फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा, अवतल लेंस, कौन लेंस बोला है? अवतल लेंस। तो हमें जैसे ही आवर्धन के बात है तो हमें ध्यान करना है कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है कि बड़ा बनता है कि समान आकार के बनता है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है। छोटा मतलब 1 से कम, छोटा मतलब 1 से कम। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन का जो मान होगा वो क्या होगा? अच्छा वो बात तो पूछा ही नहीं, यहाँ फॉर्मूला पूछे हुआ है। तो एम बराबर वी बाई यू, चाहे अवतल लेंस रहे चाहे उत्तल लेंस रहे, लेंस में आवर्धन बराबर फॉर्मूला पूछेगा वी बाई यू। अगर यही दर्पण में पूछे, यही क्या पूछेगा? दर्पण में आवर्धन बराबर पूछेगा तो माइनस वी बाई यू। दर्पण में पूछेगा तो माइनस वी बाई यू, लेंस में पूछेगा तो वी बाई यू। अब देखिए कहाँ वी बाई यू लिखल है? यहाँ लिखल है, डी में लिखल है। कि क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया क्या? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। देखिए उत्तल लेंस को अगर आप गौर से देखिएगा तो इस साइड एक फोकस होता है, जैसे इसमें प्रकाश जाएगा एक इस साइड से एक इस साइड से, इस साइड वाला जो फोकस होगा ना उस पे जाकर के मिलेगा, उस पे जाकर के बहुत सारा प्रकाश का होगा मिलने लगेगा। तो उत्तल लेंस को, कौन से लेंस को? उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित लेंस उत्तल है, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु, देखिए दर्पण में तो हम लोग जाने हैं, लेंस में क्या करना है? लेंस के लिए क्या कंडीशन होता है?
कि उत्तल लेंस में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसके लिए भी एक ही कंडीशन है, उसके लिए भी कंडीशन है कि लेंस में होता है ओ, मतलब प्रकाशीय केंद्र। लेंस के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसका नाम होता है प्रकाशीय केंद्र। इसका भी कहीं ना कहीं एफ होता है, F1 होगा। इस साइड क्या होगा, F2 होगा। तो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे ना, तो लेंस में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस में, कौन लेंस में, उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और एक ही बार बनता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को F1 यानी फोकस और वो मतलब प्रकाशीय केंद्र के बीच में, इस बीच में कहीं ना कहीं रखेंगे, तब जाकर के प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, वस्तु से पीछे बनेगा। अब कंडीशन देख लीजिए, क्या अनंत वाला बात है, सही नहीं। फोकस और लेंस के बीच, हाँ, इसे प्रकाशीय केंद्र न लिख करके लेंस के बीच भी लिखेंगे तो हो सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोकस और लेंस के बीच बोले या प्रकाशीय केंद्र के बीच बोले तो भी इसका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, बताइए। क्या कांच की पट्टी में प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। क्या उत्तल लेंस में बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा। उत्तल लेंस में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। उत्तल लेंस में छोटा, बड़ा और समान आकार का भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस कहते हैं। लेंस ले लेते हैं, कोई भी लेंस ले लेते हैं, इससे प्रकाश आएगी और अपवर्तन के बाद कहीं ना कहीं से जाएगी, अपवर्तन के बाद कहीं ना से कहीं, अपवर्तन के बाद जहां से जाएगी उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलते हैं। मुख्य फोकस की डिफिनेशन भी यही है कि लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। फोटोग्राफी यानी कैमरा का बात हो रहा है, अभिदृशक होता है। फोटोग्राफी में जो अभिदृशक होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले फोटोग्राफी है तो दर्पण नहीं होगा, फोटोग्राफी है तो दर्पण। दर्पण वाला को काटिए, पहले हटाइए, दर्पण वाला को काटिए। या तो उत्तल लेंस होगा या तो अवतल लेंस होगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरिया -15 सेंटीमीटर है। माइनस है तो देखिए दर्पण और लेंस, दर्पण में जो माइनस होता है किस किस में होता है, एक होता है अवतल, अवतल दर्पण, और लेंस में अवतल दर्पण और सॉरी देखिए अवतल दर्पण जो होता है वो माइनस में होता है, अवतल लेंस जो होता है यह भी माइनस में होता है। तो अवतल वाला दोनों माइनस में होता है और उत्तल वाला दोनों प्लस में होता है, इसे ऐसे याद रख सकते हो। अवतल वाला जो होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और अवतल दर्पण के भी और अवतल लेंस के भी दोनों की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है। जैसे कि अवतल दर्पण देख लीजिए, अवतल दर्पण का साइज इस प्रकार से होता है, तो इसका जो फोकस दूरी का ध्रुव से ही साइड होगा, मतलब बाएं साइड, ध्रुव से बाएं साइड होगा, इसलिए क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस इस प्रकार का होता है, तो इसका भी जो फोकस होता है, इसमें तो हालांकि दो को फोकस होता है, यहाँ पे F1 होता है और यहाँ पे होता है आपका इस साइड होता है F2। तो इसका भी जो वास्तविक फोकस इस साइड होता है, ठीक है, क्या होता है, और यहाँ पे वो होता है प्रकाश, ये भी बाएं साइड होता है। तो बाएं साइड होने के कारण दोनों जो अवतल होता है वो माइनस में आ जाता है, लेंस में भी और दर्पण में भी। लेकिन प्लस में उत्तल वाला दोनों प्लस में होता है, उत्तल दर्पण भी प्लस में होता है और उत्तल लेंस भी प्लस में होता है। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि गोलीय दर्पण तथा पतले लेंस, पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में, तो बताइए दोनों में किसमें किसका दोनों माइनस में होता है, तो दर्पण में हो जाए अवतल, अवतल दोनों क्या होता है, दर्पण अवतल लेंस उत्तल, नहीं दोनों समान होना चाहिए। दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, नहीं दोनों
अवतल, दोनों अवतल, अवतल अवतल, दोनों अवतल क्या होता है, माइनस में होता है। अगर प्लस देता तो दोनों उत्तल हो जाता है। इसका राइट आंसर। शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेगी? तो देखिए, सब छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। प्रकाश की चाल न्यूनतम सबसे कम कहाँ होगी बताइए? कांच में होगी कि वायु में होगी कि जल में होगी कि निर्वात में होगी? कई बार बताए हैं स्लाइड में, हम लोग कई बार बताए हैं कि सबसे कम हो। देखिए एक बार और बता देते हैं। देखिए, एक बार होता है निर्वात, उससे कम होता है वायु, उससे कम होता है पानी, उससे कम होता है कांच, और सबसे कम होता है हीरा। अब बताइए क्या हीरा ऑप्शन में है? नहीं है। हमसे कम पूछा है, न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम हीरा के बाद क्या आ जाएगा? कांच आ जाएगा। हीरा के बाद क्या आ जाएगा? कांच आ जाएगा, क्योंकि हीरा ऑप्शन में ही नहीं है। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। आपतित प्रकाश के लिए यह कौन सा कैसा व्यवहार करेगा? इस प्रकार के लेंस बना लेते हैं, इसको क्या करते हैं, आधा मिटा देते हैं। ठीक है, एक अंदर वाला त्रिज्या होगा, ये पूरा बाहर वाला त्रिज्या होगा। यहाँ तक अंदर वाला, यहाँ तक बाहर वाला। तो अंदर वाला जो त्रिज्या है 19.8 है। कितना है? 19.8। पूरे कितना है? 20 सेंटीमीटर। यह जो लेंस होगा किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो उत्तल की तरह व्यवहार करेगा कि अवतल की तरह व्यवहार करेगा? तो यह जो लेंस होगा, यह जो लेंस बनेगा, यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर के पावर -1 या डायोप्टर। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, दोनों रहेगा तो दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए क्या दिया हुआ है। जूल नहीं होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। किसका ऐसा मात्रक जूल होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वाट शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। डायोप्टर लेंस की क्षमता कैसा मात्रक होता है? किसकी क्षमता कैसा मात्रक होता है? लेंस की क्षमता कैसा मात्रक होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। देखिए, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है मात्रक किसका? आवर्धन का। मात्रक नहीं होता किसका? आवर्धन का। यानी मात्रक विहीन होती है। क्या होती है? मात्रक विहीन होती है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या है कि देखिए, आवर्धन बराबर क्या होता है? अगर लेंस में बात करें तो भी वायु होता है। क्या होता है? भी वायु। तो वस्तु की जो दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी, वो भी मीटर में या सेंटीमीटर में देगा, और वस्तु की दूरी मीटर या सेंटीमीटर। मान लेते सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में दे, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, या मीटर से मीटर कट जाता है। तो ऊपर वाला नीचे वाला कट ही जाएगा, तो मात्रक यूनिट ही कट जाए। ठीक है, तो इसलिए मात्रक विहीन होती है। क्या होती है? मात्रक विहीन होती है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर इजकल टू क्या होता है? म्यू होता है। जो ये क्या होता है? नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम याद रखना है, 2 नंबर में पूछता है। स्नेल का नियम। साइन आई बटे साइन आर कहाँ है? गुना वाला को काटिए, आई बटे आर को देखिए, आई बटे आर ऑप्शन नंबर बी को देखिए। प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन बोले, अपवर्तन बोले, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक? लेंस की क्षमता कैसा में मीटर के पावर -1 क्या दिले है? सेंटीमीटर दिले। मीटर सीधे मीटर नहीं होगा, मीटर के पावर -1 सेंटीमीटर। डायोप्टर होगा। क्या होगा? डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक? मीटर के पावर -1 या डायोप्टर होता है।
हीरे का आवर्तनांक थोड़ा देर पहले बताया था, देखिए अभी बताया था ना हीरे का आवर्तनांक क्या होता है। देखिए हीरे का आवर्तनांक, हीरा वाला जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे उस समय बताए थे कि हीरे का आवर्तनांक क्या होता है। छोड़िए हटाइए, हीरे का आवर्तनांक होता है आपका 2.42 होता है। क्या होता है? 2.42 होता है हीरे का आवर्तनांक। इसे डायरेक्ट याद रखना है। हीरा में प्रकाश की जाल सबसे कम होता है, जिसमें प्रकाश का, हीरा से अधिक किसी का आवर्तनांक नहीं है। हीरा किसका, हीरा जो होता है किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, यानी कि कार्बन के अपरूप भी है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक? लेंस पूछा है, क्या पूछा है? लेंस और प्लस पूछा है। लेंस में प्लस पूछा है तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस हो जाएगा। इस साइड होता है इसका फोकस, मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, याद रखना है। विरल माध्यम मतलब आसान माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है भाई? पानी, ऊपर में देखिए, ऊपर में वायु, नीचे में पानी। जब वायु से पानी में प्रकाश आएगा तो इसे इस तरह से चला जाना चाहिए। यहाँ पे एक अभिलंब डाल देते हैं तो यह क्या होगा? इधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। किधर हो जाएगा? अभिलंब की ओर। जब विरल माध्यम मतलब आसान माध्यम, तो हवा और पानी में, हवा और पानी में, हवा आसान माध्यम और पानी कठिन माध्यम। हवा में प्रकाश की चलना, हवा में प्रकाश को चलना इजी होता है, जबकि पानी में चलना थोड़ा सा कठिन होता है। तो क्या होता है? जब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, किरणें मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर हो जाती है? अभिलंब की ओर। अगर यही उल्टा कर दे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी के धनात्मक फोकस दूरी होती है। किसकी फोकस दूरी प्लस में होगी? उत्तल के कि अवतल की? अरे सर देखिए, स्ट्रीमिंग रोकिए, कट गया।